सबसे ज़्यादा करते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों, न्यू एडवोकेट्स के लिए लीगल ड्राफ्टिंग वकालत की नींव है। एक अच्छी ड्राफ्टिंग आपके केस का आधा सफ़र कोर्ट के बाहर ही तय कर देती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब नए अधिवक्ता लॉ कॉलेज से निकलकर सीधे कोर्ट रूम की प्रैक्टिस में आते हैं तो ड्राफ्टिंग में कुछ ऐसी आम लेकिन गंभीर गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल केस को कमज़ोर करती है बल्कि कोर्ट के सामने उनकी और उनके मुवक्किल की छवि खराब करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों, एडवोकेट्स एक्ट 1961 और सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको नए अधिवक्ताओं द्वारा लीगल ड्राफ्टिंग में की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले, साक्ष्य और भावनाओं को लिखना, तथ्यों की अनदेखी करना। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जिसमें ड्राफ्टिंग का सबसे पहला और सुनहरा नियम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 में दिया गया है। इसके अनुसार प्लीडिंग में केवल महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए, न कि वह साक्ष्य जिनसे उन तथ्यों को साबित किया जाना है। नए अधिवक्ता अक्सर इन नियमों को भूल जाते हैं। नए अधिवक्ता जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो वे क्लाइंट की भावनाओं में बह जाते हैं। मुवक्किल को जो भी कहानी रो रो कर सुनाता है, युवा वकील उसे जस के तस ड्राफ्ट में उतार देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि कोर्ट भावनाओं से नहीं बल्कि कॉज ऑफ एक्शन और कानूनी तथ्यों से चलता है। इसके अलावा वे तथ्यों और साक्ष्य के बीच अंतर भूल जाते हैं। वे अपनी ड्राफ्टिंग में ही यह बताने लगते हैं कि गवाह ने क्या देखा और सीसीटीवी कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, जबकि ड्राफ्टिंग में सिर्फ घटना का जिक्र होना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं। गलत ड्राफ्टिंग अक्सर करते हैं। उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए 10 जनवरी को शाम 4 बजे जब वादी अपने घर के बाहर खड़ा था, जब प्रतिवादी वहां आया, प्रतिवादी के हाथ में एक मोटा डंडा था जो उसने रमेश की दुकान से खरीदा था। उसने वादी को बुरी तरह पीटा। यह घटना पास की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और वहां खड़े सुरेश ने यह सब देखा। अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में वादी के सिर पर 4 टांके आए हैं जो संलग्न है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, उसमें सही तरीका लिखना है आपको। यह है कि दिनांक 10 जनवरी को शाम लगभग 4 बजे प्रतिवादी ने वादी के निवास के बाहर वादी पर अकारण और जानबूझकर शारीरिक हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को गंभीर चोटें आई और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। सीसीटीवी और सुरेश का बयान साक्ष्य का हिस्सा, मतलब आपको अलग से बता देते हैं कि सीसीटीवी और सुरेश का बयान है जो साक्ष्य का हिस्सा है, ड्राफ्टिंग का हिस्सा वो नहीं है। कट, कॉपी पेस्ट और टेम्पलेट्स पर अंधी निर्भरता, ये दूसरा क्या गलती करते हैं। प्रैक्टिस की शुरुआत में ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट समझने के लिए पुराने ड्राफ्ट या इंटरनेट टेम्पलेट्स का सहारा लेना गलत बात नहीं है, लेकिन बिना पढ़े सिर्फ नाम और पता बदलकर कट कॉपी पेस्ट करना सबसे खतरनाक हो सकता है, जो अक्सर नए वकील कर बैठते हैं। कई बार युवा वकील अपने सीनियर के कंप्यूटर से कोई पुराना ड्राफ्ट उठाते हैं, उसमें वादी और प्रतिवादी का नाम बदल देते हैं और प्रिंट निकालकर कोर्ट में पेश कर देते हैं। वे ये देखना भूल जाते हैं कि पुराने केस के तथ्य, तारीख और जेंडर, यहाँ तक कि मांगी गई राहत नए केस में बिल्कुल अलग है। कोर्ट में जैसा आप ड्राफ्ट पढ़ते हैं तो पाते हैं कि केस तो ज़मीनी विवाद का है, लेकिन बीच में चेक बाउंस का पैराग्राफ कहाँ से लिखा आ गया है। तो इससे न सिर्फ केस खारिज होने का नौबत आती है बल्कि वकील को जज की फटकार भी सुननी पड़ सकती है। उदाहरण मान लीजिए, जब एक युवा वकील पत्नी की तरफ से तलाक की अर्जी ड्राफ्ट कर रहा है, उसने किसी पुराने केस का टेम्पलेट उठाया जो पति की तरफ से फाइल किया गया था। अब इसमें गलत ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, यह है कि याचिकाकर्ता मतलब पत्नी अपने पति की क्रूरता से परेशान है और अब वह अपनी पत्नी यहाँ पति लिखना था, उसने पत्नी लिख दिया, के साथ नहीं रहना चाहता है। यही चाहता होना होनी, मतलब इस प्रकार से कई गलतियां कर बैठते हैं। सही तरीका क्या है, ये एक छोटी सी व्याकरण है और कट कॉपी पेस्ट की गलती पूरे ड्राफ्ट के अर्थ को अनर्थ में बदल देती है। ड्राफ्टिंग हमेशा मुवक्किल के विशिष्ट तथ्यों के इर्द गिर्द बुनी जानी चाहिए। आपको पूछना चाहिए आपके मुवक्किल से, तभी आपको ड्राफ्ट करनी चाहिए। कॉपी पेस्ट से आपको बचना चाहिए।
तीसरी गलती करते हैं प्रार्थना का खंड अस्पष्ट और अधूरा लिखना। लीगल ड्राफ्टिंग में प्रेयर या प्रार्थना खंड ड्राफ्ट की आत्मा होती है। कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय वही राहत दे सकता है जो मांगी गई हो। नए अधिवक्ता अक्सर पूरी कहानी तो बहुत अच्छी लिख देते हैं, लेकिन अंत में यह स्पष्ट रूप से मांगना भूल जाते हैं कि उन्हें कोर्ट से क्या राहत चाहिए, असल में क्या चाहते हैं। नए अधिवक्ता यह मानकर चलते हैं कि कोर्ट खुद समझ जाएगा कि क्लाइंट के साथ अन्याय हुआ है और वह उसे न्याय दे देगा। इसलिए वे प्रेयर में बहुत ही सामान्य सी बातें लिख देते हैं, जैसे वादी को न्याय दिलाया जाए या प्रतिवादी को सजा दी जाए। सिविल मुकदमों में अगर आपने वैकल्पिक राहत नहीं मांगी तो केस साबित होने के बावजूद आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए गलत ड्राफ्टिंग किस प्रकार से करते हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी की याचिका स्वीकार की जाए और प्रतिवादी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए वादी को न्याय दिलाया जाए। ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि निम्नलिखित राहत वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध प्रदान की जाए। प्रतिवादी को विवादित संपत्ति पर निर्माण करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाए। वादी को प्रतिवादी से 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि 12% ब्याज के साथ दिलाई जाए। मुकदमे का खर्च वादी को दिलवाया जाए। कोई अन्य राहत जो न्यायालय न्यायहित में उचित समझे, ये इस प्रकार से लिखना होता है। लेकिन इस प्रकार से लिखते नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे वकालत के इसमें आप सीख जाएंगे। चौथी गलती क्या करते हैं? न्यायालय के क्षेत्राधिकार और वैधानिक औपचारिकताओं की अनदेखी अक्सर नए वकील कर देते हैं। लीगल ड्राफ्टिंग केवल कहानी लिखना नहीं है, यह एक तकनीकी दस्तावेज है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर अब जो कि बीएनएसएस में ड्राफ्टिंग को लेकर कई वैधानिक औपचारिकताएं दी गई हैं, जिन्हें नए अधिवक्ता अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। नए वकील अक्सर क्षेत्राधिकार का पैराग्राफ तो भूल जाते हैं या गलत लिख देते हैं। न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 प्रकार का होता है: आर्थिक, क्षेत्रीय और विषय वस्तु। यह स्पष्ट रूप से बताना होता है कि अमुक कोर्ट में यह केस क्यों फाइल किया जा रहा है। इसके अलावा सत्यापन और शपथ पत्र में गलतियां आम है। आदेश 6 नियम 15 के अनुसार प्लीडिंग्स का सत्यापन अनिवार्य है, जिसमें यह बताना होता है कि ड्राफ्ट के कौन से पैराग्राफ वादी की निजी जानकारी में सही है और कौन से कानूनी सलाह पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्राधिकार की गलती अक्सर कैसे करते हैं? यदि किसी विवादित जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए है और नया वकील उसे सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन के यहाँ फाइल कर देता है, तो वह ड्राफ्ट पहले ही दिन लैक ऑफ पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन यानी आर्थिक क्षेत्राधिकार की कमी के कारण खारिज हो जाएगा। इसमें लिमिटेशन एक्ट की अनदेखी करते हैं कई बार। ड्राफ्ट में यह पैराग्राफ होना अनिवार्य है कि यह वाद परिसीमा अधिनियम के तहत परिसीमा के भीतर दाखिल किया गया है, समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया है। नए वकील इन लाइन को लिखना अक्सर भूल जाते हैं, जिससे कोर्ट को यह स्पष्ट नहीं होता कि केस टाइम बोर्ड है या नहीं है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग और बीसीआई के पेशेवर आचरण नियमों का उल्लंघन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्याय 2 के अनुसार एक अधिवक्ता का न्यायालय विपक्षी वकील और मुवक्किल के प्रति सम्मानजनक आचरण होना चाहिए। नए जो अधिवक्ता हैं जोश में आकर ड्राफ्टिंग में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर बैठते हैं जो कानूनी रूप से अवमानना या मानहानि की श्रेणी में आती है। कई बार मुवक्किल अपने विरोधी के खिलाफ बहुत गुस्से में होता है और वह वकील से कहता है कि सर ड्राफ्ट में लिखिए कि वह बहुत बड़ा फ्रॉड, धोखेबाज और क्रिमिनल आदमी है। युवा वकील क्लाइंट को खुश करने के लिए ड्राफ्ट में असंसदीय भाषा, निंदनीय भाषा और अपमानजनक शब्दों का अक्सर प्रयोग कर देते हैं। सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 के तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि वह प्लीडिंग में से कोई भी ऐसा हिस्सा हटवा सकता है जो अनावश्यक, निंदनीय और अपमानजनक हो। इसके अलावा जजों या न्यायालय की प्रक्रिया पर बिना किसी ठोस सबूत के पक्षपात का आरोप सीधे तौर पर पेशेवर कदाचार में वह आ जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में वह आ जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं गलत ड्राफ्टिंग में अमर्यादित भाषा किस प्रकार से लिखते हैं। अक्सर प्रतिवादी नंबर 1
एक नंबर का झूठा, धोखेबाज और नीच किस्म का इंसान है। वह हमेशा लोगों के पैसे मार लेता है। पुलिस भी उसके मिली हुई है और उस कोर्ट को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करनी चाहिए। ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या होगा? पेशेवर तरीका यह है कि प्रतिवादी का आचरण शुरू से दुर्भावनापूर्ण रहा है। प्रतिवादी ने वादी के साथ विश्वासघात किया है और अनुबंध की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया है, जिससे वादी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। लीगल ड्राफ्टिंग एक कला है साथियों, जो अनुभव के साथ निखरती है, लेकिन नए अधिवक्ताओं को शुरुआत में से ही जो बातें हैं ध्यान रखनी चाहिए। पहला, फैक्ट्स की क्रोनोलॉजी को समझना है। कहानी को हमेशा तारीख के अनुसार डेट वाइज पैराग्राफ में बांट कर लिखें। पैराग्राफ छोटे और टू द पॉइंट होने चाहिए। कानून की धाराओं का सही उल्लेख आपको करना है। ड्राफ्ट के शीर्षक में हमेशा सही अधिनियम और धारा का उल्लेख आपको करना है, जैसे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 सीपीसी या पिटीशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ HMA। अगला, प्रूफ रीडिंग। कट कॉपी पेस्ट करने के बाद ड्राफ्ट को एक बार मुवक्किल के नज़रिए से और एक बार विरोधी वकील के नज़रिए से आपको ज़रूर पढ़ लेना है। सरल भाषा का प्रयोग आपको करना है। पुराने समय के बहुत भारी भरकम लैटिन शब्दों या जटिल अंग्रेजी हिंदी के शब्दों को इस्तेमाल करने से आपको बचना है। जैसा आपके पास बहुत काम होता है, ड्राफ्ट जितना सीधा और स्पष्ट होगा, जैसा आपको कि समझने में उतनी ही आसानी होगी। तो साथियों, एक सफल अधिवक्ता वो नहीं जो कोर्ट में सबसे तेज बोलता है, बल्कि वो है जिसकी ड्राफ्टिंग इतनी मजबूत है कि सामने वाले के पास जवाब देने को कोई स्कोप न बचे। एक नए अधिवक्ता को अपनी ऊर्जा अनावश्यक आक्रामकता दिखाने के बजाय फैक्ट्स को सही कानूनी खांचे में फिट करने पर लगानी चाहिए। ड्राफ्टिंग में की गई मेहनत ही एक यंग लॉयर को एक स्थापित और सफल एडवोकेट बनाती है साथियों। तो साथियों, आज आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपने लीगल ड्राफ्टिंग में आपको ये 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो साथियों, ये बता दें आपको कि हम ये वीडियो बनाते हैं केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं, ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत्य में जयते, हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।